जय हिंद साथियों। एक सैनिक जब अपने ड्यूटी पे होता था तो उसके गैर मौजूदगी में उसके ससुराल से एक आदमी आया करता था। वो आदमी जब आता था आने के बाद चला जाया करता था, लेकिन फौजी इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था। एक दिन सैनिक की माता और पिता जो है सो उस व्यक्ति को उसके घर पे आते हुए देख लिया और घर की जो बहू थी उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति को में भी उन्होंने देखा। और जैसे इस तरह की स्थिति में उन्होंने देखा तो उसके बाद ये बात अपने बेटे सैनिक से बताते हैं कि तुम्हारी बीवी से मिलने के लिए एक व्यक्ति तुम्हारे ससुराल से आता है और आने के बाद वो ऐसी गंदी हरकतें, घिनौना कृत्य करता है। फौजी ने छुट्टी ले लिया। सैनिक अपने घर आ जाते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं कि कौन व्यक्ति है, तो वो महिला पूरी कहानी बता देता है और उस व्यक्ति को फिर से उस टाइम बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद जो है उसको इतना बुरी तरीके से, इतना क्रूरता के साथ मौत दी जाती है कि ऐसी मौत जो उसके आसपास के इलाकों में चर्चाएं हो जाती है। पुलिस गिरफ्तार जरूर सैनिक को कर लेते हैं, लेकिन सोर्स पैर भी ठोस होने के कारण फौजी छूट जाते हैं। आज की वाकया जो है उसी कहानी उसी व्यक्ति का है जिसका कत्ल होता है। वो पैसे के नशे में इतना ज्यादा चूर होता है, ना कि करोड़ों रुपए की संपत्ति ही बर्बाद करता है, बल्कि इस कहानी के भीतर अदला बदली यानी बीवियों का जो है अदला बदली का जो पूरी खेल जो किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह वाकया है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर के अंदर एक कस्बा लगता है। वो कस्बा के अंदर की ही कहानी उस कस्बे की है। दरअसल वो एक व्यक्ति है जो जिसका नाम लाला है, और वो लाला ने एक पेटी डीलर के लिए अप्लाई किया था। साल 1998 के आसपास की बात है, ये वाकया है। और उस समय में जो डीएम साहब होते थे, जिला के जो जिला कलेक्टर होते हैं, वो पेटी डीलर का लाइसेंस दिया करते थे। जैसे आजकल जो 2-4 किलोमीटर के बीच में ही कोई ना कोई एक पेट्रोल पंप जरूर दिख जाएगा, लेकिन उस समय ऐसा था जो कि उस समय जो है पेट्रोल पंप नहीं हुआ करते थे, बल्कि पेटी डीलर ही गांव-गांव कस्बे या दूर दराज पे थोड़े थोड़े दूर पे पेटी डीलर की दुकानें हुआ करती थी। वहां पर जो है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, इस तरह के सारे सारे सामान मिला करते थे और उसी से वो इतने ज्यादा पैसा कमाई करते थे, बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। दिन भर में अच्छी खासी पैसे कमाते थे और इसी पैसे से वो रातों रात अमीर भी लगातार बनते जा रहे थे। और लाला के अंदर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन लाला की लापरवाही के चलते एक दिन दुकान के अंदर आग लग जाती है बहुत बुरी तरीके से। और जैसे ही आग लगती है, लाला भी उसी आग में झुलस करके मर जाता है। और जब मर जाता है तो उस के जिम्मेदारी जो उसका बड़ा बेटा जो है, जिसका नाम होता है मुकेश कुमार के पास पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके बाप ने जो इतना पैसा कमा लिया था कि कम से कम वो 200 बीघा जमीन और बहुत सारे पैसे वो जो इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन बेटे के जो चाल चलन वो बहुत अच्छा नहीं होता है। बेटे के जो गांव के बहुत सारे लोगों से, कस्बे के लोगों से दोस्ती भी हो जाती है, और उनमें से एक दोस्त होता है खालिद। जी हाँ, खालिद दरअसल उनकी पत्नी अफसाना होती है, उसका एक बेटा होता है, 3-4 साल का एक बेटा होता है। उसका बेटा अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और खालिद की जो पत्नी होती है अफसाना, वो कहती है खालिद से कि बेटे के इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इलाज नहीं कराया तो ये मर सकता है और इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसीलिए तुम्हारे दोस्त जो है इस गांव के बहुत अच्छे सारे जमींदार भी है, पैसा भी बहुत सारे, तुम जाकर के उनसे मदद क्यों नहीं मांगते, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। जैसे इस तरह की बात अफसाना खालिद से कहती है और खालिद अपने दोस्त के पास, मुकेश के पास जाता है और कहता है भाई मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे कुछ आर्थिक मदद कर दो, कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे मेरे बेटे को इलाज कराना है, मैं तुम्हारे पैसे को लौटा दूंगा, एक दिन जरूर दे दूंगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। जैसे खालिद इस तरह की बात अनुरोध करते हुए मुकेश से पैसे मांगे थे, कहे थे, मुकेश काफी सोचने के बाद जवाब देते कि मुझे पूरे उम्मीद है कि तुम्हें पैसे तो जरूर दे दूंगा, लेकिन तुम पैसा वापस नहीं कर पाओगे। अगर तुमको पैसा चाहिए तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। खालिद के सामने एक ऑफर दिया जाता है और ऑफर कुछ इतना भयानक खतरनाक होता है कि जिसको सुनने के बाद खालिद के रोने लगता है। खालिद के कहता है पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो इतनी खूबसूरत बीवी है, सुंदर बीवी है, उस बीवी को तुम्हें मेरे पास भेजना पड़ेगा और जितना चाहो यहाँ से तुम पैसा ले जा सकते हो, मुझे बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं। जैसे इस तरह की बात खालिद को मुकेश कहता है, खालिद रोने लगता है ये बात सुन करके, गिड़गिड़ाता है कि तुम दोस्त हो, तुम इस तरह के घिनौना बात कैसे करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह के एक दूसरे में काफी ज्यादा बात होती है, बहस भी हो जाती है, लेकिन खालिद बिना कुछ कहे ही, क्योंकि वह गरीब था इसलिए वो न मुकाबला कर सका, न ही बिल्कुल ज्यादा कोई बात कर सका, चुपचाप घर चल जाता है, मायूस होकर के अपनी बीवी के सामने बैठता है और उसकी बीवी कहती है तुम्हारे दोस्त ने पैसे दिए कि नहीं दिए। वो कहता है पैसे नहीं दिए। जब बीवी बार बार इस तरह की बातें पूछते हैं, तुम्हारा दोस्त है पैसे क्यों नहीं दिए, क्या बात है, कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बोलो। तो कहता है बात बताने लायक नहीं। वो अपने एक पति को, अपने शौहर को कसम धर्म दे देती है और कह देती है कि जो बात है वो बिल्कुल है, जैसे भी बात है मुझे जरूर बताओ, मैं भी तो जानूं तुम्हारा दोस्त किस तरह का है, तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है। तभी जाकर के वो खालिद कहता है कि तुम्हें भेजने के लिए, तुम्हें पास बुलाने के लिए कहता है तुम्हारे साथ, वो सोना चाहता है तुम्हारे साथ, रात बिताना कहने की बात करता है। तुम चाहो जितने पैसे ले जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पैसे दे दूंगा। लेकिन तुम्हारी बीवी जब इस तरह की बात सुनती है, अफसाना ये बात सुनने के बाद
उसे शुरुआत में तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसके बेटे की जान खतरे में थी। उसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो सीधा जाती है उसके पास, मुकेश के पास, जाकर के कहती है कि जो चाहे तुम वो कर लो, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। मुकेश ने उसके साथ वो किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। इंसानियत इस बात को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती उसकी, लेकिन वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए मुकेश ने उसके साथ अफसाना के साथ शारीरिक संबंध बना लिया। और उसके बाद पहली बार में 10,000 रुपये की रकम दिया, पैसे दिया, और वो बेटे का इलाज कराने के लिए अफसाना शहर चाहती है। वो 10,000 से अपना इलाज करवाती है और वापस जो घर आ जाती है। बेटा स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है, जिंदगी फिर से पटरी पे लौट आती है। उसके कुछ दिनों के बाद मुकेश फिर आ जाता है और कहता है कि तुम यदि मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और इस सिलसिला जो लगातार शुरू हो जाता है, करीब 5,000, कभी 10,000, कभी कुछ कम, इस तरह से लगातार पैसे की डिमांड वो पूरा करते रहा। और लगातार वो महिला जाते रही। उसका काम था पेटी डीलर का, उसका काम था, बहुत अच्छा धंधा, अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी कमाई रोज हो रही थी, उसके पास अच्छे खासे जमीन भी थी। और उस महिला ने उसके साथ जो ज्यादातर समय बिताने का शुरू कर दिया। खालिद को ये बिल्कुल ज्यादा चुभती थी, बुरी लगती थी, लेकिन उस महिला ने अब जो है गांव छोड़ने का पूरी तरह से इरादा कर लिया था। तो उसके लिए उसने दिल्ली में अपने एक जगह खरीदने का प्लान बनाया। अपने पति से कहा कि तुम दिल्ली में कोई जगह ढूंढ लो, हम लोग दिल्ली के अंदर रहेंगे। उस मुकेश के पास जाते थे, उससे बहुत ज्यादा पैसा लेती थी, कभी 1 लाख, कभी उससे ज्यादा भी लेती थी, कभी 10 लाख। इस तरह से वो पैसे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए और जमीन दिल्ली के अंदर खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद वहां पर अपना घर बनवा लिया। घर बनवाने के बाद अपने पति और बेटे के साथ वो वहां दिल्ली में जाकर के बस जाते हैं। और इसी दौरान कई साल बीत जाते हैं। कई साल बीतने के बाद जो है इसका जो काम था, जो काम में मन ही नहीं लगता था, जिसके कारण जो उसका काम लगातार नीचे की ओर टूटता चलता गिरता चला गया। जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे ही पेट्रोल पंप का जमाना आ रहा था और पेटी डीलर का काम बंद हो रहा था, बिल्कुल ठप हो जाता है, बेकार हो जाता है। धीरे धीरे करके वो अपने जमीनों को भी बेचने लगता है। जमीन बेचते बेचते मुकेश अय्याशीगिरी में ही ऐसे पैसे खर्च करता था। न केवल उसकी जिंदगी में अफसाना थी, बल्कि और भी कई ऐसे महिलाओं थी जिसके शारीरिक संबंध उसके साथ था। जब जब वो कोई व्यक्ति उसके पास जाता था, आता था, तब तक उसके मजबूरी का फायदा उठाने के बाद इस तरह की उसके बीवी को, पत्नी को इस तरह से भेजा करता था। और कुछ साल बीतते थे, जब उसके पास पैसे की जब काफी माली स्थिति हो जाती, तंगी हो जाता था, वो परेशान रहता। फिर अफसाना के पास एक बार दिल्ली हो जाता। दिल्ली जाने के बाद वो कहता है कि अफसाना, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। और अफसाना जब ये बात सुनती है तो अफसाना कहती है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज मुझे नहीं है, तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। वो पूछता है कि मैं, क्या शर्त है तुम्हारी? वो कहती है कि तुम अपनी बीवी को हमारे शौहर के पास भेजना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी हमारे शौहर के पास आएगी, वो जैसे चाहे जैसे करे वैसे करने देना तुम, और जब तुम चाहो मुझे अपने पास बुला सकते हो, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जैसे ही मुकेश ये बात सुनता है, अफसाना की बात सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सोचने में बिल्कुल मजबूर था कि आखिरकार अफसाना इस तरह की बातें कैसे कह सकती है। वो कहती है कि ठीक है, एक दौर में तुमने मेरा फायदा गलत उठाया, मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया, आज तुम मजबूर हो तो तुम शायद हमें भी कुछ फायदा उठाना चाहिए, तो अपने बीवी को भेजो, तुम्हें पैसे से भी मदद कर देंगे हम, और साथ ही तुम जो चाहे वह भी कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद मुकेश वापस घर आता है। वापस आने के बाद गाँव की एक लड़की होती है जिसकी नाम मिनी चौहान होती है। मीहू चौहान से उसकी नजदीकियां बढ़ जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद भी, उसके बच्चे होने के बावजूद भी वो मीहू चौहान के एक इर्द गिर्द ही रहता था, उसके बातचीत करता था, उससे करीबी दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती में उस बीच में, उन दोनों के बीच में आपस में फिजिकल रिलेशन जो बनते हैं। अफसाना का तो बंद हो चुका था उसका चैप्टर, लेकिन मीनू चौहान का चैप्टर जो शुरुआत हो जाती है। इस बीच में ही मीनू चौहान की शादी एक फौजी सैनिक से हो जाती है। आसपास के गांव के में जब सैनिक हो जाती है, ठीक ठाक वो रहती है, और आसपास के गांव थी, यहाँ से मुकेश कोशिश करता है कि लगातार उसके घर जाए जिस वक्त में घर में फौजी ना हो। और इसी बात को देखते हुए उसने मिनी के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश किया। जब उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में था, तब उस मीनू चौहान के सास और ससुर साहब ने उसे देख लिया, और देखने के बाद अपने बेटे सैनिक से बता दिया। जब ये बेटा फौजी की बात सुनता तो फौजी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है। फौजी छुट्टी लेकर के घर आ जाता है, मीनू से पूरी कहानी पूछता है और कहती है कि उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके घर में दस्तक दिया और उसके साथ ऐसी जो हरकतें लगातार कर रहा था मायके के अंदर, और वही हरकतें अपने ससुराल में वो करना शुरू कर दिया। फौजी ने अपनी पत्नी का साथ दे दिया, और साथ देने के बाद उसे कहा कि तुम्हें एक बार उस मुकेश को बुलाना पड़ेगा, और जैसे वो आएगा उसके बाद उसका चैप्टर जो है क्या करना है उसको
दी एंड कर देंगे। उसके बुलाने के बाद हत्या कर दी जाती है, उसको बुरी तरीके से चाकू से पेच पेच करके उसको मार दिया जाता है। जब ये कानून को पता चलता है, पुलिस वालों को पता चलता है, इसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भी जाता है, फौजी को, इन बाकी लोगों को भी जेल जाता है जो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण जो है, और पर्याप्त इस मामले की पैरवी भी नहीं होने के कारण ये मामला ज्यादा दिन अदालत के अंदर टिक नहीं पाता और वो लोग सारे लोग जो है बाहर हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जब लोग छूट जाते हैं तब लोगों को याद आता है उस व्यक्ति को, उस कस्बे में उस लाले की कहानी, जिस लाला ने महज एक पेटी डीलर का काम किया और मेहनत करके और बहुत सारे पैसे कमाया, और पैसे कमा करके अपने बच्चों के लिए कुछ इतना बना दिया जाता है, लेकिन जो आगे में खुद ही जल जाता, मर जाता है, लेकिन अपने बेटे के लिए वो सारी दौलतें छोड़ करके जाता है। लेकिन बेटा अय्यासी में सारी दौलत को उड़ा देता है, जला देता है, फूंक देता है। दोस्तों, ये पूरी जो कहानी है उस पर आप क्या सोचते हैं, ये इस पर जरूर आप कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा। जय हिंद,